Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, चैप्टर 8 और चैप्टर 8 का हमारा लास्ट टॉपिक आज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लास्ट टॉपिक बट नॉट लास्ट लेक्चर। इस टॉपिक को मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगा। तो आज फ़िलहाल हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सीखेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या, एप्लीकेशंस किस तरह से हैं, एप्लीकेशंस को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा लास्ट लेक्चर जिसमें हमने बफर कैपेसिटी को डिस्कस किया और उस लेक्चर का ज्यूस ये था, उस लेक्चर का लुबे लुबाब ये था कि ऐसे बफर्स जिनमें कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उन बफर्स की बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। उसके अलावा बाय डेफिनेशन आपको बफर कैपेसिटी पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में एज शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसे आप KSP से भी लिखते हैं। अब K फिर से आ गया तो हम क्यों ना सारे कॉन्स्टेंट्स को भी रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा Kc, दैट वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद फिर हमने पढ़ा Kw, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। फिर हमने पढ़ा Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं KSP, ये आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। कुछ बुक्स में ना इसे कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी लिखा जाता है, नो इशू, नो प्रॉब्लम। आपकी बुक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहती है, आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही लिखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का लेक्चर। सबसे पहली बात कि अगर मैं NaCl की बात करूँ ना, हम आयनिक कंपाउंड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं NaCl की बात करूँ तो NaCl की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज़्यादा है। NaCl बहुत ज़्यादा बड़े हाई एक्सटेंट तक डिज़ोल्व होता है इन वाटर। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर मैं बात करूं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अगर वर्ड यूज़ किया जाए ना, या स्पेरिंगली सॉल्युबल वर्ड यूज़ किया जाए, तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड की बात हो रही है जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ऑन स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ऑन स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड। concept applicable on sparingly soluble compounds। पहली बात तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ना इसकी एग्जांपल्स देखनी पड़ेगी कि स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स की एग्जांपल्स को सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जांपल 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे लेड क्लोराइड यानी कि PbCl2। स्टूडेंट्स, लेट्स से कि PbCl2 lead chloride which is in solid state। अगर आप क्या करते हैं, आप इसे वाटर में ले जाते हैं, वाटर ऐड करेंगे, तो सबसे पहले तो ये PbCl2 जब आप वाटर में ले गए तो इसका मतलब अब ये एक्वस PbCl2 हो गया, सॉलिड नहीं रहा, एक्वस हो गया। उसके बाद ये PbCl2 डिसोसिएट होगा अपने आयंस में। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि Pb2 प्लस एक्वस, और इसी तरह 2Cl नेगेटिव
और ये भी एक्वस। मैंने ना PbCl2 साल्ट लिखा और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम थी, ठीक है। कितनी है ये भी बात भी करेंगे। मैंने कहा जी कि जब आप इसे वाटर में लेके जाएंगे एक्वस फॉर्म में आएगा और फिर ये अपने आयंस में डिसॉल्व होता जाएगा, आयंस में आयनाइज होगा। अब अगर मैं इसके लिए केसी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो केसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि केसी आपके पास इक्वल होगा केसी आपके पास इक्वल होता है प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। तो मैं लिखूंगा जी प्रोडक्ट्स आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ लेड Pb2+ और कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, और जो इसका कोफिशिएंट है वो इसकी पावर बन जाएगा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या है, PbCl2। मैंने इसे कंसंट्रेशन को लिख दिया। अब मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। तकरीबन अगर आपके पास 16 लाख मॉलिक्यूल हों तो कोई एक मॉलिक्यूल जो है ना वो आयंस हों तो एक आयन आयनाइज होगा, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिर आपके पास PbCl2 है ना, it is almost constant. Concentration of PbCl2 मैं इसे कहूँगा जी कि ये almost क्या है, constant है। अगर ये constant है तो हम constants को एक तरफ ले जाते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ जी कि Kc into PbCl2, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ये सारा इक्वल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन और Cl नेगेटिव आयंस, और ऊपर हमने जो कोफिशिएंट था उसे एक्सपोनेंट बना दिया, पावर बना दिया। अब ये जो सारा है ना, इससे ये सारा एक और कांस्टेंट के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि Kc इंटू PbCl2, ये दोनों कांस्टेंट मिलेंगे और एक नए कांस्टेंट के इक्वल होंगे PbCl2। ये सारा इक्वल होगा किसके, Ksp के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी कि Ksp कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये इक्वल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ लेड 2+ और कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव पावर किया गया। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो मैंने लिख दिया, अब ज़रा इसे गौर से देखें। ये प्रोडक्ट है किसका, आयंस का, कब, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे। तो मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है ना। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूंगा कि ये दोनों चीजें क्या है, ये प्रोडक्ट है ये वर्ड्स बेटे भूलिएगा नहीं, प्रोडक्ट दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये प्रोडक्ट है किस किस का, ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, या आप इसे आयनिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि आयोनिक प्रोडक्ट है ये किसका, दोनों आयंस का, ठीक है। ये वर्ड्स आगे यूज़ होंगे, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा इन वर्ड्स का। अब उसके बाद अगर हम PbCl2 के लिए Ksp की वैल्यू देखना चाहें ना, तो Ksp की वैल्यू होगी PbCl2 के लिए
दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻5 कब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिलहाल मैंने एग्जांपल लिखी, मैंने आपसे कहा कि ये साल्ट है, अगर आप इसे आयोनाइज करवाएंगे वाटर में तो ये इसके आयंस बनेंगे। अगर हम इसके लिए केसी की इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास केसी के इंप्रेशन ये बनेंगे। फाइनल हमारे पास केसी के इंप्रेशन ये आए, केसी और ये कांस्टेंट मिलके केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और केएसपी किसके इक्वल आया, ये इक्वल था प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो आयंस की कंसंट्रेशन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम, मैं इसे एग्जांपल 2 का नाम देता हूं जी। एग्जाम्पल 2 में ना वो आपसे कहते हैं जी कि लेट्स सपोज आपके पास लेड सल्फेट है PbSO4 और ये सॉलिड स्टेट में है, आप इसे वाटर में आयोनाइज करवाते हैं तो सबसे पहले तो ये एक्वस स्टेट में जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और ये डिसोसिएट होगा किसमें, Pb2+ में प्लस SO4 2- में। अब इसके लिए अगर आप केसी इक्वेशन लिखना चाहें तो केसी इक्वेशन आप किस तरह लिखेंगे जी, केसी इक्वेशन आपके पास इक्वल होगी प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लेड 2+ और SO4 2- और रिएक्टेंट्स आपके पास PbSO4। वही बात कि PbSO4 स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे अगर तो Kc आपके पास आ जाएगा जी क्या, PbSO4 की कंसंट्रेशन, और ये सारा इक्वल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयंस यानी कि Pb2+ और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस SO4 2-। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये दोनों कांस्टेंट एक नए कांस्टेंट KSP के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि KSP इक्वल हो जाएगा जी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ SO4 आयंस। अब दोबारा से ज़रा अगर इस हिस्से को आप गौर करें तो ये दोबारा से प्रोडक्ट नहीं बन गया किनका जी, आयंस का एट इक्विलिब्रियम, तो प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। लें जी, अब इस रिएक्शन के लिए अगर आप KSP की वैल्यू देखना चाहें ना तो PbSO4 के लिए जो KSP है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो बातें पता चल रही हैं। पहली बात तो ये कि जो KSP है वो प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के इक्वल है, और दूसरी बात ये कि इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी हम वैल्यू देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर कि KSP, दो बातें आपने बतानी है कि सबसे पहले तो आपने बताना है कि ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरे नंबर पे बेटे आपने बताना है कि ये क्या है,
वेरी स्मॉल वैल्यू होती है इसकी, वेरी स्मॉल वैल्यू, और कितनी होती है जी, ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁻ में होती है, -6, -5, -4, ठीक है। इसके अलावा आपने बताना है कि KSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी के। अगर KSP वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब साल्ट की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आपके लिए ना एक छोटा सा, आपके लिए एक क्विज छोटा सा, आपने इसका आंसर देना है। अभी हमने जिन 2 साल्ट्स की एग्जांपल को देखा ना, उन्हीं साल्ट्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास 2 साल्ट हैं, मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है जी, आपके पास PbCl2 एंड PbSO4 का। अब इन दोनों की KSP वैल्यू आपको बता दी गई, ठीक है। अगर इन दोनों की KSP वैल्यू को कंपैरिजन किया जाए तो किसकी KSP वैल्यू ज़्यादा है, 10⁻⁻⁵। एक्चुअली जो छोटी वैल्यू है ना, यही ज़्यादा है माइनस में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 10⁻⁻8 वाली की कम है। अब अगर आप क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं कॉमन आयन। अगर आप कॉमन आयन ऐड करेंगे तो कौन सा वो साल्ट होगा जिसकी आयनाइजेशन कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से वीक जो साल्ट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसकी आयनाइजेशन कम होगी। ऑब्वियसली जिसकी KSP वैल्यू कम है उसकी आयनाइजेशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्विज होगा कि विच salt will show less ionization। ये आपका क्विज होगा, ये आप लोगों ने बताना भी है, ठीक है। इसको फोकस कीजिएगा आप लोग। लीजिए, अब यहाँ तक तो हमने सिंपल बातें की कि हमारे पास KSP है क्या, ठीक है, और KSP से हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा KSP के लिए ना एक और चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए कि मोर KSP वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि KSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। यानी कि कोई साल्ट जिसकी KSP वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, तो उसके आयंस की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इन एग्जांपल्स को देखते हुए हम KSP को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ना हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं KSP की, कि इसकी डेफिनेशन क्या है जी। तो यहाँ पे कहते हैं जी कि KSP क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। मैं बिल्कुल यही वर्ड्स लिखूंगा सबसे पहले तो, कि प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि इक्विलिब्रियम पर जो आयंस की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट, रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट, इक्वल टू द कोएफिशिएंट। अब इसका क्या मतलब है, ये इक्वेशन हमने देखी, इसमें क्लोराइड आयन का कोएफिशिएंट क्या था, 2, और इस कोएफिशिएंट को हमने क्या कर दिया, पार बना दिया, ठीक है। ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर बिकॉज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये ना आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की।
डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का, कब, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर आयंस की कंसंट्रेशन का ये क्या था, प्रोडक्ट था। और इसके अलावा जो कोएफिशिएंट था उसे हमने क्या बना दिया, पावर बना दिया। तो मैंने कहा जी कि रेज टू द पावर के जो पावर है वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू दी कोएफिशिएंट, के कोएफिशिएंट अगर हैं तो हमने उन्हें पावर बना दिया, ठीक है। कब, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट ए गिवन टेम्परेचर, ये आपके पास क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। अब आप इसको ना मैथमेटिकल फॉर्म इसकी हम लिख लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा जी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसका ना एक जनरल रिएक्शन देखेंगे जिसमें वो आपसे कहते हैं जी कि लेट आपके पास कोई साल्ट है AX और BY। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि AX और BY हमारे पास कोई साल्ट है, सॉलिड स्टेट में था। आपने क्या किया, आपने इसे डिज़ोल्व किया वाटर में, तो ये एक्वा स्टेट में जाएगा, AX BY एक्वस। और फर्दर मोर ये कि ये अपने आयंस में डिज़ोल्व हो गया, AX, बल्कि आप इसे क्या लिखेंगे जी, आप लिखेंगे जी XA और Y पॉजिटिव प्लस YB और X नेगेटिव। अब सबसे पहले तो बच्चे ना यहाँ पे ही फंस जाते हैं जी, ये आपने कैसे लिखा या हम इसे कैसे लिखेंगे। तो इसका बड़ा आसान हल है। इसके लिए ना आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल, आप देख लीजिए एलुमिना की। अक्सर हम लिखते हैं जी कि एलुमिना क्या है, Al2O3। अगर आप इसे आयनाइज करेंगे तो होगा क्या कि ये कितने एल्यूमिनियम यहाँ से बनेंगे, 2 एल्यूमिनियम बनेंगे। तो आप लिखते हैं जी 2 एल्यूमिनियम, और इनका चार्ज क्या होगा, जो O के साथ लिखा होता है ना वो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो +3, और 3 ऑक्सीजन बनेंगे, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, जो एल्यूमिनियम के साथ नंबर लिखा है वो ऑक्सीजन का चार्ज आ जाता है -2। तो बिल्कुल सेम काम हमने यहाँ पे किया कि जो A की तादाद x थी, मैंने x लिखा, और जो B के साथ नंबर था वो पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्योंकि हमेशा जब हम सार लिखते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव, सेकंड पार्ट नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और B के साथ नेगेटिव के साथ आ गया। अब अगर आपने इसके लिए केसी इंप्रेशन लिखने हैं तो केसी इंप्रेशन आप किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे जी कि केसी आपके पास इक्वल होगा प्रोडक्ट्स क्या हैं जी, कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, और कंसंट्रेशन ऑफ B X नेगेटिव, और इनके जो कोफिशिएंट हैं इन्हें हम पावर बना देंगे। तो इसके लिए पावर x आ गई और इसके लिए पावर क्या आ गई, y आ गई, डिवाइडेड बाय AX BY। अब ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ जी। तो ये आ जाएगा जी आपके पास KSP, और ये सारा इक्वल होगा किसके, AY पॉजिटिव और BX नेगेटिव। Y पॉजिटिव की पावर क्या आ गई जी X, और इसकी पावर क्या आ गई Y। अब दोबारा से अगर आप देखें तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट है किसका, आयंस का, ठीक है। और जो कोफिशिएंट है उसे हमने क्या बना दिया, पावर बना दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक डिस्कस करने के बाद ना हम डिस्कस करेंगे कि KSP की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, या सिंपल मैं इसे एप्लीकेशन भी कह सकता हूँ। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ जी यहाँ से।
जी। तो KSP की मदद से या KSP की एप्लीकेशन सबसे पहले हम देखेंगे जी, KSP की एप्लीकेशंस क्या है। तो पहली जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज़, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी KSP। अगर आपको KSP मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, कैन कैलकुलेट solubility from KSP। KSP से आप solubility मालूम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आप solubility से KSP मालूम कर सकते हैं, कैन कैलकुलेट KSP फ्रॉम solubility। दोनों मैंने उल्टी बातें लिख दी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। आप KSP से solubility मालूम कर सकते हैं या आप solubility से KSP भी मालूम कर सकते हैं। तीसरा जो काम कर सकते हैं आप, दैट इज प्रेसिपिटेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आप कैसे करेंगे, ये मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता के आ चुका हूँ कि आप दो साल्ट को मिक्स करेंगे। वो अब दोनों में अगर कॉमन आयन मौजूद है तो वो साल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिसकी KSP वैल्यू कम होगी, एक्चुअली उसकी आयनाइजेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो साल्ट प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक साल्ट AB है और दूसरा साल्ट AC है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि इन दोनों में से ना ये वीक साल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है। ले जी, मैं इस तरह लिख देता हूँ। अब होगा क्या, दोनों अपने अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे। ये बनाएगा जी A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, ये बनाएगा जी A पॉजिटिव प्लस C नेगेटिव। अब होगा क्या कि जो वीक साल्ट है इसका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये साल्ट प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ना हम इसकी प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट KSP की एप्लीकेशन डिस्कस करूं, मैं यहाँ पे ना क्रॉस लगा के ये नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आ रहा हूँ। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी क्वालिटेटिव एनालिसिस। कब, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हम जो है ना वो मोस्टली करते हैं जी कब, इन साल्ट एनालिसिस। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे ना तो आप साल्ट एनालिसिस सीखेंगे। आपको कोई साल्ट दे दिया जाएगा। अब वो जो साल्ट होता है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक साल्ट में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, एक साल्ट दो पार्ट्स रखता है। एक उसका होता है जी एसिड रेडिकल, ठीक है, और एक उसका होता है जी बेसिक रेडिकल। ये जो एसिड रेडिकल होता है ना ये एनायन होता है, और ये जो बेसिक रेडिकल होता है ये केटायन होता है। टोटल 6 ग्रुप हैं बेसिक रेडिकल के। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 6 ग्रुप हैं बेसिक रेडिकल्स के। अब अगर हमने मालूम करना है कि साल्ट कौन सा है तो हम बेसिक रेडिकल यानी कि केटायन मालूम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा जी कि टोटल 6 ग्रुप्स हैं बेसिक रेडिकल के। जो पहला ग्रुप है इन ग्रुप्स में से, उस पहला जो ग्रुप 1 है उसके हम ना क्लोराइड्स आयंस बना के प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। और क्लोराइड आयंस, अगर प्रेसिपिटेशन हो क्लोराइड आयन से तो हमें आइडिया होता है कि इसमें कौन सा केटायन मौजूद है। अब जो दूसरा ग्रुप है इसके ना हम सल्फाइड आयन बनाते हैं, प्रेसिपिटेशन करवाते हैं और अभी पता चल जाता है जी कौन सा केटायन है। इसी तरह थर्ड ग्रुप के लिए अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्साइड है। मतलब ये एक सीरीज पूरी चलती जाती है। खैर ये हम ना आगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली सीखेंगे भी। तो स्टूडेंट्स अभी आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले हमने 2 एग्जांपल्स देखी,
उन एग्जाम्पल्स की मदद से हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन किया। फिर हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू को देखते हुए हमें क्या क्या पता चला कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बड़ी स्मॉल वैल्यू होती है। KSP अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, KSP अगर ज़्यादा है तो आयंस की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर हमने कहा कि अगर एक कॉमन एग्जांपल ली जाए और यहाँ से हमने KC की इक्वेशन बनाई जाए तो यहाँ से भी हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन मिलती है KSP की। उसके बाद KSP की एप्लीकेशंस की हमने बात की और इन एप्लीकेशन को ना नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इस टॉपिक को लिखना कैसे है इसके लिए आप यूनिक नोट्स को फॉलो कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।